हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग आईएफएस के मॉड्यूल बी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन की स्टार्टिंग जो है वो हम इकोनॉमी का मतलब समझ कर करेंगे कि इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है। तो यहाँ पर देखो, इकोनॉमी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर लोगों को काम प्रोवाइड करता है। लोग उस काम को करते हैं और पैसा कमाते हैं ताकि उससे वो अपनी नीड्स और वांट्स को जो है वो फुलफिल कर पाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक फार्मर है, वो अपने खेतों में फसलें उगाता है और उस फसलों को मार्केट में बेचकर पैसा कमाता है और उससे अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फार्मर ऑपरेट करता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी एक ऐसा रीजन होता है जहां पर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है, उसकी ट्रेडिंग की जाती है और उसको फाइनली कंज्यूम किया जाता है। वैसे तो देखो, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती है, पर तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी काफी ज्यादा जरूरी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम उसे कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद दूसरी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम जो भी गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर को ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके। और फाइनली तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी यहाँ पर कंजम्पशन, जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? देखो, हम जितनी भी आप वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को अगर देखो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग अलग है। जैसे किसी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल है, किसी इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल है। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर हम इकोनॉमीज को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो कैटेगराइजेशन की गई है ये की गई है ऑन द बेसिस ऑफ कि इकोनॉमी को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। वो तीन इकोनॉमीज कौन सी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और हमारी लास्ट में मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहली जो हमारी टाइप है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर का जो है वो कंट्रोल होता है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ज्यादातर जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर ऑनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर की होती है, जिसकी वजह से जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, जैसे कि कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेता है। ठीक है, और जितने भी डिसीजन होते हैं वो बेसिकली मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर किसी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके बेसिस पे जो है सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। देखो, प्राइवेट सेक्टर किस लिए ऑपरेट करता है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम है हमारा कमांड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और ज्यादातर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर ऑनरशिप भी गवर्नमेंट की ही होती है। इसीलिए इस इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट जो है वो लेती है। क्लियर है? जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, और गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो है वो यूज करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो नीड्स है उनको फुलफिल करना है और उनकी वेलफेयर करना है, उनकी ग्रोथ करनी है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी के अंदर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि इस इकोनॉमी के ऊपर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल होता है और दोनों साथ में मिलकर जो है वो काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंडिया के अंदर आपको मिक्स इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलेगी कि प्राइवेट सेक्टर भी कुछ सेक्टर में ऑपरेट करता है और कुछ सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जो ऑटोमोबाइल्स है वहां पर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है, और जो रेलवेज है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? हमारी गवर्नमेंट का है। ठीक है,
और यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर लेते हैं। और जब भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे तो यहाँ पर दो चीजों को कंसीडर किया जाएगा, पहला कि प्रॉफिट भी कमाना है, साथ ही साथ हमारे जो लोग हैं, हमारे जो देश के सिटीजन हैं, उनकी भी यहाँ पर वेलफेयर जो है वो करनी है। ठीक है, इसीलिए मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पर और सोशल कंसिडरेशन के बिहाफ पर सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक एक एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस कंट्री के अंदर है और हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो किस कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? तो देखो, इकोनॉमिक्स एक तरह की सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस है, जो कि बेसिकली इकोनॉमी को स्टडी करने का काम करता है। इसीलिए मैंने आपको पहले इकोनॉमी समझाया कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली इकोनॉमी को ही स्टडी करते हैं कि एक इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है, वहां पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यहाँ पर यूज किया जा रहा है, कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है और उसका लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजों को हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो, इकोनॉमी के जो पार्ट होते हैं वो इंडिविजुअल्स भी होते हैं, बिजनेस भी होते हैं, गवर्नमेंट्स भी होते हैं, सोसाइटीज भी होते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन सभी को स्टडी करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेस है, जो गवर्नमेंट है, सोसाइटीज है, वो यहाँ पर कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करें, यानी कि उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो उनका कैसे यूज करें अपनी नीड्स और वांट्स को जो है वो फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का फोकस होता है कि ये देखना कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है गुड्स सर्विसेज की वो कैसे की जा रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जा रही है और फाइनली कंजम्पशन कैसे की जा रही है और उसका ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ रहा है देश के लोगों के ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर। ठीक है, अब देखो, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मीनिंग जो होता है वो होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और इस शब्द से ही हमारा इकोनॉमिक शब्द जो है वो बना हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जिससे आप इकोनॉमिक्स को और बेहतर तरीके से यहां पर समझ पाओ। तो पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है एडम स्मिथ द्वारा दी गई डेफिनेशन। ठीक है, देखो, एडम स्मिथ जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है इंक्वायरी इनटू नेचर और कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई थी, उसके अंदर जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है उसका जो मेन सब्जेक्ट मैटर है जिसको इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है वो है वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। और इस डेफिनेशन का ये भी मानना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो वेल्थ को इंक्रीज करने पे फोकस जो है वो करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारी मार्शल डेफिनेशन। क्या है हमारी यहाँ पर मार्शल डेफिनेशन? मार्शल डेफिनेशन जो है वो बेसिकली ह्यूमन के रिगार्डिंग है। मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बेसिकली ह्यूमन होते हैं, यानी कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं कि एक ह्यूमन कैसे यहाँ पर वेल्थ को कमाता है, पैसा कमाता है और कैसे उससे अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल करता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का जो अल्टीमेट पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है वेलबींग, वेलफेयर करना, लोगों की वेलफेयर करना, उनकी जो है वो ग्रोथ करना। इसीलिए हम इसको वेलफेयर की डेफिनेशन भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी उसको वेल्थ डेफिनेशन भी कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो एडम स्मिथ की डेफिनेशन वेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रही है, इसीलिए हम इसको वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है वो है रॉबिन्स डेफिनेशन। रॉबिन्स डेफिनेशन के अंदर भी हम बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी जो ह्यूमन है वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को जो है वो फुलफिल करता है। ठीक है, ये जो है स्कार्सिटी पे फोकस करती है। स्कार्सिटी क्या होती है? तो नॉर्मली देखो, एक ह्यूमन की जो वांट्स होती है, नीड्स होती है, वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि कभी भी किसी पर्सन की जरूरतें खत्म नहीं होती है। एक जरूरत पूरी हो गई तो उसकी दूसरी जरूरत जो आ जाती है। जैसे किसी के पास साइकिल थी, उसे बाइक चाहिए थी, जब उसे बाइक मिल गई तो अब उसे कार चाहिए, जब उसे कार मिल जाती है तो उसे एरोप्लेन चाहिए। तो उसकी जो नीड्स है वो कभी भी खत्म नहीं होती। पर इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे आप मान के चलिए, आपके आपकी जो सैलरी है वो लिमिटेड है, जिससे आपको अपनी अनलिमिटेड वांट जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है। तो ये जो सिचुएशन है
कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, इसी सिचुएशन को हम स्कार्सिटी जो है वो कहते हैं। और रोबिन्स की जो डेफिनेशन है वो यही कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसी को जो है वो स्टडी करते हैं कि कैसे एक ह्यूमन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। अब ये डेफिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करने की जरूरत है। पहला, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। देखो, ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड, वो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर आप एंड्स देखते हो, एंड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, वॉन्ट्स। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है अबियर कि रॉबिन्स की डेफिनेशन में एंड का मतलब क्या होता है, तो वो होगा हमारा वॉन्ट। उसके बाद इन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है यानी कि जो मीन्स है वो यहाँ पर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अ अल्टरनेटिव यूज। अब देखो दिक्कत क्या पे आती है कि हमारे पास एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, साथ के साथ उन रिसोर्सेज को हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास मिल्क हो, मिल्क लिमिटेड है, तो आप उससे चाय भी बना सकते हो, उससे आप दही भी बना सकते हो, उससे आप लस्सी भी बना सकते हो, उससे आप पी भी सकते हो। ठीक है, तो रिसोर्सेज के मतलब कि अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, चॉइसेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चॉइस करना होता है कि इस समय मुझे इस रिसोर्स का यूज करके कौन से नीड को जो है वो फुलफिल करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको समअप करूं तो रोबिन्स डेफिनेशन क्या कहते हैं कि वॉन्ट्स लिमिटेड है, सॉरी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, साथ ही साथ रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिसकी वजह से हमें चॉइसेस करने पड़ते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर हम यही चीज देखते हैं कि एक पर्सन कैसे यहाँ पर चॉइसेस करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, जो इकोनॉमिक्स है उसकी मेनली दो ब्रांच है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली यहाँ पर इंडिविजुअल एंटिटीज पे फोकस करती है, यानी कि इंडिविजुअल एंटिटीज के बिहेवियर को स्टडी करती है। जैसे कि एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन हो गया, या फिर एक सिंगल फैमिली हो गई, एक सिंगल कंपनी हो गई। ठीक है, तो उसके बिहेवियर को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं कि वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी जो वांट्स है उसको फुलफिल करें। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली एक इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल फॉर्म के जो डिसीजंस है उसको स्टडी करते हैं कि वो कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करें गुड्स और सर्विसेज की, उसको आपस में एक्सचेंज करें और कंज्यूम करें। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमी एक सिंगल एंटिटी को स्टडी करता है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी कंट्री को जो है यहाँ पर स्टडी जो है वो करता है। जैसे कि पूरे कंट्री लेवल पे इन्फ्लेशन कितनी है, इन्फ्लेशन क्यों आया, प्राइस लेवल्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है। ठीक है, तो इसको जो स्टडी किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी दो ब्रांचेस थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल एंटिटी को स्टडी करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे के पूरे इकोनॉमी को स्टडी करती है कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी के पास कितने रिसोर्सेज है, और वो उसको किस तरीके से जो है वो एलोकेट कर रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर हमें ढूंढने होते हैं, और इन आंसर्स को ढूंढने के लिए हम इकोनॉमिक्स का यूज जो है वो करते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है, पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे एक कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि सभी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रीज को चॉइस करने पड़ते हैं कि उन्हें कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। जैसे एग्जांपल की अगर हम गुड्स की बात करें तो एक कैपिटल गुड्स होती है जैसे कि मशीन वगैरह हो गई है ना, एक होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो कंट्री को डिसाइड करना होता है कि उन्हें कौन से गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस करने हैं, कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और किस प्रपोर्शन में प्रोड्यूस करनी है वो भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है और कितनी हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, हमें ये प्रोडक्शन जो है वो करनी कैसे। जैसे गवर्नमेंट के पास दो चॉइसेस होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज किया जाता है, ह्यूमंस का यूज किया जाता है। अब अगर गवर्नमेंट इस टेक्निक को यूज करती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलता है, पर अल्टीमेटली इससे जो स्पीड होती है, जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है तो उससे गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, ग्रोथ है, वो इंक्रीज हो जाती है, पर जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें कितना लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है और कितना उन्हें
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करनी। उसके बाद है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें ये जो गुड्स और सर्विसेज है वो किसके लिए जो है वो प्रोड्यूस करना है। ठीक है, जैसे एक सोसाइटी जो है सभी लोगों की जो नीड्स है वांट्स है उनको फुलफिल नहीं कर सकती, इसलिए उसे डिसाइड करना होता है कि उन्हें किन लोगों के लिए जो है गुड्स और सर्विसेज को जो है वो प्रोड्यूस करना है। जैसे कि अमीरों के लिए लग्जरी आइटम प्रोड्यूस करनी है, या फिर जो एवरीडे थिंग्स होती हैं जैसे डे टू डे बेसिस पे जो गुड्स हम यूज करते हैं उन्हें यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत छोटा सा चैप्टर था पर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसी के साथ अगर आप सिस्टमैटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास आईएफएस का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप जो है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको वहां पर जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईआईबीएफ एग्जाम्स, और वहां पर आप इन ऐप के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 80% का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फटाफट से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मार्केट इकोनॉमी। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मार्केट इकोनॉमी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, इट इज एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। किसी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई कितनी है उसके बेस पर डिसीजन लिए जाएंगे। देयर इज अ प्रॉफिट मोटिव बिहाइंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ मार्केट इकोनॉमी। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट आर यूज्ड इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादातर जो ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है, और उनको यूज किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, वो आपको किस कंट्री में देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। यूएसए के अंदर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। बेनिफिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी इंक्लूड। तो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेता है। तो मार्केट इकोनॉमी के यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला, प्रोड्यूसर्स इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर रिवॉर्डेड फॉर देयर प्रोड्यूस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एक प्रोड्यूसर जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उतना ही उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो उतना ही प्रॉफिट जो है वो कमा पाता है। और गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट भी करते हैं, ठीक है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सके। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर्स को उनकी प्रोडक्शन के लिए बेनिफिट जो है वो मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द कंट्री ग्रोज और बूम फास्टर। तो ये भी करेक्ट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो तेजी से बढ़ती है, यानी कि उसकी तेजी से यहाँ पर ग्रोथ जो है वो होती है। हालांकि इकोनॉमी का ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश की यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। हो सकता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रही है पर कुछ सेक्टर्स की हो रही है, कुछ सेक्टर्स की हो ही नहीं रही है। तो ये एक नुकसान भी होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से पूरे देश की एक साथ डेवलपमेंट जो है वो नहीं की जा सकती है। उसके बाद देयर इज ऑप्टिमम यूज ऑफ वेरी रिसोर्सेज, एवरी रिसोर्सेज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर जो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यहाँ पर यूज करता है, ठीक है, उसको पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ लेता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा पाए। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट्स होते हैं मार्केट इकोनॉमी की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इकोनॉमिक इक्वालिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन where wealth and resources are distributed equally and fairly among all members of a society. Which type of economy promotes economic equality and how does it achieve this goal? ठीक है, देखो, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर
हमारे सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स यानी कि देश के जितने भी लोग हैं उनके बीच में रिसोर्सेज को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे एग्जाम्पल की एक कंट्री है जहां पर जितने भी लोग हैं उनका जो इनकम लेवल है वो बिल्कुल सेम है, यानी ना तो कोई ज्यादा गरीब है ना ही ज्यादा अमीर है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं। तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी को दर्शाती है। तो कौन सी इकोनॉमी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करती है और कैसे? पहला है मार्केट इकोनॉमी बाय अलाउइंग सप्लाई एंड डिमांड टू डिटरमाइन प्राइसेस एंड रिसोर्स एलोकेशन। मतलब कि मार्केट इकोनॉमी करती है, कैसे करती है? तो मार्केट फोर्सेस को अलाउ करती है कि वो यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन करे और रिसोर्स एलोकेशन भी डिटरमाइन करे, तो ये गलत है। उसके बाद है कमांड इकोनॉमी बाय हैविंग द गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखो कमांड इकोनॉमी के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड कर पाती है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए और उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सभी लोगों की जो नीड्स है वो इक्वली यहाँ पर फुलफिल हो, यानी कि रिसोर्सेज को हम लोगों के बीच में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद मिक्स इकोनॉमी बाय कंबाइनिंग मार्केट मैकेनिज्म विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एड्रेस मार्केट फेलियर्स एंड प्रमोट फेयरनेस, तो ये हमारा गलत है। उसके बाद ट्रेडिशनल इकोनॉमी by forming customs and tradition to allocate resources based on historical practices। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया हैज अ मिक्स इकोनॉमी, दिस मींस इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड इकोनॉमीज, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? पहला, मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्लेयर्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सभी की सभी जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट दोनों ही लेते हैं, ठीक है। दे डिसाइड व्हाट एंड हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन। तो जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम मार्केट फोर्सेस को भी ध्यान में रखते हैं, साथ के साथ सोशल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स मोस्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द कंट्री। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करती है कंट्री के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी को कमांड इकोनॉमी जो है वो प्रमोट करती है, ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Microeconomic studies how individual agents such as consumer, farms, industries make decisions to allocate limited resources typically in markets where goods or services are being bought or sold। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एजेंट्स को स्टडी करता है, जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, फॉर्म या फिर इंडस्ट्री की, वो कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, यानी कि वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को कैसे यहाँ पर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इसमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं? पहला, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बाकी ये सारे के सारे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनको स्टडी किया जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक कंज्यूमर को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रहा होता है और इस सिचुएशन को वो चेंज नहीं करना चाहता है। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक नॉर्मल ह्यूमन अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज कर रहा है, बेस्ट तरीके से यूज कर रहा है, जिससे उसे मैक्सिमम बेनिफिट जो मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रहा है, और वो इस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता, उसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एग्जामिन्स द इकोनॉमी rather than focusing on individual market or sectors। It deals with aggregate economic indicators and broad economic phenomena। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स सच एज, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो बेसिकली एग्रीगेट इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं ताकि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसको जो है वो स्टडी कर सके। तो इसमें से कौन सा हमारा एग्रीगेट इंडिकेटर है? पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
प्राइस इंडेक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर मुझे आंसर बता दीजिए इसमें से कौन सा एग्रीगेटेड इंडिकेटर है जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, प्राइस इंडेक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखो, एक कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनके एग्रीगेट को, यानी कि उनके जो मार्केट वैल्यू होती है उन सभी की, उनको एक साथ हम यहाँ पर जीडीपी जो है वो कहते हैं। तो ये बेसिकली एक एग्रीगेटेड इंडिकेटर जो कि पूरे इकोनॉमी के बारे में है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की इकोनॉमी के अंदर कितना बेरोजगारी चल रही है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो ये बेसिकली कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम जो है वो करता है। तो ये भी एक हमारा एग्रीगेटेड फिगर ही होता है, इसीलिए ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी। व्हाट डज टर्म स्कार्सिटी रेफर इन इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो जो मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर? पहला था अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, मतलब कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और हमारी जो वांट्स है वो क्या है? यहाँ पर अनलिमिटेड है। तो इस सिचुएशन को हम स्कार्सिटी कहते हैं। या फिर द बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, या फिर द इकोनॉमिक कंडीशन वेयर देयर इज नो नीड फॉर ट्रेड ऑफ। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वांट्स। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो फटाफट से मुझे यहाँ पर बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर बता दो कि ये जो चैप्टर है वो बेसिकली हमारे मॉड्यूल ए का है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज का मतलब समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो देखो, एक पर्टिकुलर रीजन की जो एवरेज कंडीशंस है, जैसे कि उसका जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, समय के साथ उसमें जो चेंज आता है उसी को हम क्लाइमेट चेंज जो है वो कहते हैं। अब ये जो क्लाइमेट चेंज होता है वो लॉन्ग टाइम के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो समय के साथ इंक्रीज हो गया। आज के टाइम में काफी ज्यादा टेम्परेचर हो गया है जिसकी वजह से गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज का। अब बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देखो, डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ करना। जैसे आज के टाइम में हर इकोनॉमी, हर देश जो है वो ग्रोथ करना चाहता है, पर देखो डेवलपमेंट की सही अप्रोच होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर जो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन होती है उसकी तो हम ग्रोथ करते हैं, साथ के साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इस ग्रोथ का हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो ना पड़े। जैसे एग्जांपल में आप देखो, आजकल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी कि जगह जगह पे आपको कंपनीज मिल जाएंगी। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इससे हमारी प्रेजेंट जनरेशन की तो ग्रोथ हो रही है, पर आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए जो है हमारी पृथ्वी जो है वो रहने लायक नहीं रहेगी। तो ये जो अप्रोच है वो सही अप्रोच नहीं है। उसके बजाय हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच का यूज करना है, जहां पर हमें अपनी प्रेजेंट जनरेशन की तो ग्रोथ करनी है, साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाए। यानी कि हमें खुद की भी नीड्स फुलफिल करनी है और फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए भी रिसोर्सेस को बचा कर रहना है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है पानी, वाटर। आज के टाइम में लोगों के पास अनलिमिटेड वाटर है तो वो उसको यूज करें, उसको वेस्ट भी करें, पर आने वाले टाइम में पानी की कमी होने वाली है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको पानी सही तरीके से जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है और वो सभी कंट्रीज चाहती हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच को यूज करके कंट्रीज की ग्रोथ की जाए। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने मिलकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया था और बोला था कि हम इन गोल्स को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। यानी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन जो है
वो देंगे। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे, इन्होंने 2012 के अंदर इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट कर लिया था रियो डी जेनेरो काउंसिल मीटिंग के अंदर। उसके बाद 2015 के अंदर इन गोल्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया था और 15 सालों का यहाँ पर एक प्लान जो है वो बनाया गया। जैसे इंडिया के अंदर 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान होता है, तो ये हमारा था 15th ईयर प्लान, जिसके ऊपर कंट्रीज को काम करना था। अब ये 17 गोल्स क्या थे, तो हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बेसिक से गोल है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू जरूर लेंगे। पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि हमें जो है वर्ल्ड के अंदर गरीबी को खत्म करना है, यानी कि लोगों को गरीबी से निकालना है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है कि वो गरीबी से निकल पाए। उसके बाद है जीरो हंगर, यानी कि हमें भूखमरी को भी खत्म करनी है, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए खाना जो है वो रहना चाहिए, कोई भी बंदा भूख से ना मरे। उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो हमें गुड हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि कोई बीमारी की वजह से ना मर सके। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि पर्सन के अंदर वो स्किल्स पैदा की जा सके, ताकि उस स्किल का यूज करके वो काम कर सके और वो अपनी ग्रोथ कर सके। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी पे हमें फोकस करना है, यानी कि मेल फीमेल को सही अपॉर्चुनिटीज, सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, तो हमें साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करना है, साफ सुथरी जगह प्रोवाइड करनी है रहने के लिए। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी पे हमें फोकस करना है। क्लीन एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसी एनर्जी जिसको यूज करने पे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो सके। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमें एक डिसेंट वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें फोकस करना है, और जो इनइक्वालिटी है उसे भी हमें यहाँ पर रिड्यूस जो है वो करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, जैसे कोई पर्सन बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसे भी हमें कम से कम करना है। सस्टेनेबल सिटीज हमें बनानी है जहाँ पे लोग आसानी से रह सके, अपना गुजारा कर सके। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करनी है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करनी है ताकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। क्लाइमेट एक्शन पे हमें ध्यान देना है, यानी क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है। जो वाटर के नीचे जो लाइफ है, जैसे मछलियां वगैरह, उन्हें भी हमें प्रोटेक्ट करके जो है रखना है। लाइफ ऑफ लैंड, यानी कि जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। लैंड पोल्यूशन को कम करना है। साथ ही साथ हमें पीस और जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पे फोकस करना है, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप पे भी फोकस जो है वो करना है, ठीक है। तो ये तो हमारे 17 गोल्स थे। अब बात करते हैं कि इंडिया का यहाँ पर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। सबसे पहले देखो, इंडिया ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो लॉन्च किया था, यानी कि मनरेगा स्कीम जो है वो लेकर आई थी। और इस स्कीम के अंदर बेसिकली जो जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, जिसके अंदर कोई स्पेशल स्किल नहीं है, उसको गारंटेड वर्क जो है वो प्रोवाइड किया गया। यानी कि अनस्किल्ड लेबर को 1 साल के अंदर कम से कम 100 दिन का जो है वो रोजगार गारंटेड दिया जाने लगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो खत्म की गई और गरीबी को भी खत्म जो है वो करने की कोशिश की गई। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर आया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किए गए, ताकि उनको खाने की जो है वो कमी ना हो। जैसे आपने राशन कार्ड के बारे में सुना होगा, राशन कार्ड के ऊपर आपको आज के टाइम में भी 5 रुपए किलो चावल, 5 रुपए किलो गेहूं ऐसा मिल जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वजह से। उसके बाद सफाई करने के लिए, मतलब साफ सुथरा एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लेकर आया गया। साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए अटल मिशन फॉर रेजोवेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट अगमेंटेशन योजना को जो है, इन दोनों स्कीम को लॉन्च जो है वो किया गया। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट थे उसको भी यहाँ पर साइन जो है वो कर दिया था, यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना इंडिया ने स्टार्ट जो है वो कर दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, यानी कि क्लाइमेट एक्शन। तो हमारा जो 13 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो है क्लाइमेट चेंज को रोकना। तो इसके लिए इंडिया ने भी यहाँ पर कई गोल जो है वो बनाए हैं। वो गोल्स क्या है? सबसे पहले तो इस गोल को अचीव करने के लिए इंडिया ने पंच अमृत कमिटमेंट किए, यानी कि 5 यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट कमिटमेंट जो है वो किए हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बोला था कि हम जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक 500 गीगावाट तक जो है वो लेकर जाएंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड मतलब यहाँ पर हम ना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे, जैसे कि सोलर प्लांट या फिर विंड पावर, इनका हम यूज करेंगे। जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स मतलब जो कोयला वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उनको जलाकर जो एनर्जी पैदा की जाती है उसका हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके अलावा ऐसे एनर्जी सोर्सेस का यूज करेंगे जो कि रिन्यूएबल हो और उसका हमारे
एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो। साथ के साथ जो नेट जीरो एमिशंस है, इसको भी 2070 तक जो है जीरो करने की बात की गई थी, यानी कि 2070 तक हमारे देश में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रोडक्शन जीरो जो है वो कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज का यूज करेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ना होती हो। उसके बाद 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हमें इस कैपेबल बना देना है कि वो हमारे जो एनर्जी नीड्स है उनका 50% जो है नीड्स को फुलफिल कर दे। यानी कि अगर हमें 100 यूनिट्स की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, तो इसमें से 50 यूनिट्स हम रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो पैदा कर पाए। साथ ही साथ 2030 तक हमारे जो कार्बन एमिशन है उसको हमें 1 बिलियन टन तक जो है वो कम कर देना है। यानी कि अभी इस वक्त जो भी कार्बन एमिशन हो रही है, 2030 तक 1 बिलियन टन हम उसको जो है वो कम कर देंगे। तो ये कुछ यहाँ पर पंचामृत कमिटमेंट जो है वो की थी गवर्नमेंट ने, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद है ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है हमारा ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये ग्रीन फाइनेंस क्या होता है, देखो ग्रीन फाइनेंस बेसिकली एक तरह का लोन होता है जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी कि उनका एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। जैसे एग्जांपल की कोई पर्सन एक बड़ा सा पार्क बनाना चाहता है बच्चों के लिए, ठीक है, तो उस पार्क का एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो उस पार्क को फंडिंग जो प्रोवाइड की जाएगी वो ग्रीन फाइनेंस के द्वारा जो है वो की जाएगी। अब ये कोई लोन भी हो सकता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली दिया जाता है इकोलॉजिकली फ्रेंडली गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ठीक है, या फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह की होती है, देखो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसके वाटर सैनिटेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए ग्रीन फाइनेंस के अंदर लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिली है ग्रीन फाइनेंस के केस में। तो इंडिया ने देखो यहाँ पर 2007 के अंदर एक नोटिफिकेशन दिया था जिसका नाम था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक। और इस नोटिफिकेशन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया था और उसे रोकने के लिए यहाँ पर फ्रेमवर्क भी जो है वो डेवलप किया था। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज को 2008 में जो है वो क्रिएट किया गया था, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता था क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है, यानी कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिड्यूस करने का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो दिया गया था कि हम इसको कैसे यहाँ पर रिड्यूस जो है वो कर सकते हैं। साथ के साथ इंडिया ने यहाँ पर एक क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग यूनिट भी जो है वो बनाई थी। इसका काम था कि हमारे देश के अंदर जितने भी एजेंसीज हैं जो कि ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बिठाया जा सके, ताकि वो एक साथ मिलकर जो है वो काम कर सके और ग्रीन फाइनेंसिंग जो है वो सही तरीके से प्रोवाइड की जा सके। ओके, तो इसका काम था कि कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना कि कौन सा एजेंसी कितना यहाँ पर ग्रीन फाइनेंस किन सेक्टर को जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है ये नॉर्मली हमारी जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं इनके द्वारा जो है वो की जाती है। यानी कि जो हमारी कंपनीज वगैरह होती हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को करना चाहती हैं वो ग्रीन बॉन्ड इशू करते हैं, जिनको बैंक्स या फिर गवर्नमेंट जो है वो परचेज करते हैं, जिससे उनके पास फंडिंग आती है और वो ग्रीन प्रोजेक्ट को जो है मतलब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट जो है वो कर पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था क्लाइमेट एक्शन का। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, तो हो गया होगा। अब यहाँ पर शेड्यूल ए का एक और चैप्टर है जिसका नाम है इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दे दीजिए कि आपको क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर क्लियर है, तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम इस चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। देखो इंडियन इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यानी कि डेवलपिंग कंट्री है जो कि बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, पर इसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी को कई सारे चैलेंजेस जो वो फेस करने पड़ते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी प्रॉब्लम। देखो हमारे देश के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी गरीबी रेखा के अंदर जो है वो जी रहे हैं और अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल जो है वो नहीं कर पा रहे। लगभग 22% हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, यानी कि गरीब है।
ठीक है, और वो इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो गरीबी में फंसे रहते हैं। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और ये एक रीजन है गरीबी का, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है जिससे वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जिससे उनकी गरीबी जो है वो दूर नहीं हो पा रही है। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब्स जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। उसके बाद है हमारा लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी काफी कम है। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर क्या होता है, तो एक देश के जो एक इंडिविजुअल होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल का जो एवरेज इनकम होता है वो पर कैपिटा इनकम होता है, और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ही कम है। तो 2014 के अंदर ये जो थी वो $1560 थी, और अगर हम उसी टाइम यूएसए के साथ उसका कंपैरिजन करें तो यूएसए की पर कैपिटा इनकम इससे 35 टाइम्स ज्यादा थी, यानी कि 35 गुना ज्यादा थी। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो वो 5 गुना यहाँ पर ज्यादा थी। तो इससे आप देख सकते हो कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर कम है। उसके बाद ह्यूज डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है। लगभग आप देखो 2014 के अंदर 47% जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज थी, यानी कि एग्रीकल्चर से वो काम करती थी, एग्रीकल्चर से ही पैसा जो है वो कमाती थी। पर अनफॉर्चुनेटली आप देखो कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी जो नेशनल इनकम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 70% ही कॉन्ट्रीब्यूट करती है, जिससे पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर वो काफी जो है वो लो देखने को मिलती है। उसके बाद पुअर एजुकेशन। ठीक है, ये भी काफी बड़ी समस्या है कि लोगों को एजुकेशन अच्छी तरीके से प्रोवाइड जो है वो नहीं की जा रही है। ठीक है, लगभग आप देखोगे इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट क्या होता है कि कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो जो लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर वो 74% है, यानी कि 100 में से सिर्फ 74% लोग ही यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, और बाकी के जो लोग हैं उनको अभी एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, वो अनपढ़। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाता, क्योंकि एजुकेशन की कमी की वजह से उनमें वो स्किल्स नहीं आ पाते जिसका यूज करके वो जॉब जो है वो फाइंड आउट कर पाए और उससे पैसा कमा पाए। ठीक है, उसके बाद राइजिंग इनइक्वालिटीज, तो इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटीज है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। यानी कि हमारे देश के अंदर कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर है, पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो गरीब है। आप यहाँ पर स्टेटमेंट से देख सकते हो कि हमारी पॉपुलेशन का 10% हिस्सा जो है, जो हमारी पॉपुलेशन का 10% हिस्सा है वो हमारी नेशनल इनकम का 57% अर्न करता है, यानी कि 100 में से 10 लोग जो है 57 रुपीज यहाँ पे जो है वो कमाते हैं 100 रुपए में से, और बाकी जो 90% है और बाकी का जो हिस्सा बच गया है 43% वो जो है वो कमाते हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज है। उसके बाद है माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। देखो माइग्रेशन प्रॉब्लम भी काफी है। माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरी जगह पर मूव करता है, जैसे इंडिया से कोई पर्सन यूएसए चला गया ताकि उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके, बेटर यहाँ पर जॉब्स वगैरह जो है वो मिल सके, तो ये हमारा माइग्रेशन जो है वो कहलाता है। और ये कई सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारी इकोनॉमी की तो ग्रोथ हो रही होती है पर लोगों को काम नहीं मिल रहा होता है। यानी कि आप देख सकते हो कि हर साल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है 10%, 7%, 6%, पर उस हिसाब से जो जॉब्स है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है हमारे देश की। यही हमारे नेक्स्ट भी यहाँ पर समस्या है, वो है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर का यहाँ पर क्या मतलब है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं उनका जो मेन जड़ है वो यहाँ पर पॉपुलेशन ही है। हमारे देश जो है पॉपुलेशन के मामले में अब नंबर 1 हो चुका है। पिछले ही कुछ दिनों में उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, और हमारे जो इंडिया है वो पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये भी काफी यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नहीं है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो गया इंडिया। आज के टाइम में हम बात करें, अभी तो वैसे सेंसस हुआ नहीं, फिर भी रिपोर्ट की माने तो इंडिया नंबर 1 पे हो चुका है। अब बात करें पैंडेमिक सिचुएशन, तो कोविड-19 यहाँ पर आया था जिसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ा था। जैसे अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो जितना हमारा नुकसान हुआ है ना कोविड-19 की वजह से, तो वो अगले 13 सालों में जो है वो पूरा होगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर भी जो है डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस क्लाइमेट चेंज। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करती है? पहला, इज सडन एंड टेम्परेरी चेंज इन द वेदर पैटर्न्स ओवर अ फ्यू डेज
A short-term variation in the temperature and rainfall due to seasonal changes. A change in the average conditions such as temperature and rainfall in a region over a long period of time, या फिर इमीडिएट शिफ्ट इन लोकल वेदर कंडीशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर समय के साथ उसके एवरेज कंडीशन में जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल इसमें चेंज आ जाता है तो वही हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, particularly the emission of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. These gases trap heat in the Earth's atmosphere and creating a greenhouse effect that leads to gradual rise in global temperature. Which of the following result take place due to do the ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, तो पहले ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लो। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो हमारी अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है उसका इंक्रीज होना, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसके पीछे के रीजन क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, ये काफी ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हो रहा है। क्योंकि ये जो गैसेस होते हैं वो हीट को ट्रैप करके रख लेती है हीट के अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इससे कौन सी चीजें होंगी, पहला मेंटेनिंग स्टेडी टेम्परेचर, चेंजेस इन द रेनफॉल, प्लीजेंट एनवायरनमेंट, या फिर कॉजिंग लेस पोल्यूशन। तो फटाफट से बताइए इसमें से कौन सी ऐसी रिजल्ट आएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। maintaining steady temperature, changes in the rainfall, pleasant environment, causing less pollution। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा चेंजेस इन द रेनफॉल। रेनफॉल के अंदर जो है वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हु मेजर द ग्लोबल वार्मिंग रेट। तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग रेट होता है उसको मेजर करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोलॉजर्स, फिजिस्ट, फिलोसफर, या फिर क्लाइमेटोलॉजिस्ट। फटाफट से यहाँ पर बता दें कि जो ग्लोबल वार्मिंग रेट होता है उसको मेजर करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोलॉजर्स, फिजिस्ट, फिलोसफर, या फिर क्लाइमेटोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्लाइमेट को स्टडी करने का काम करते हैं, तो यही ग्लोबल वार्मिंग रेट को भी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश रेफर्स टू द होलिस्टिक अप्रोच to growth and progress that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. It aims to balance economic growth, environmental protection and social equity। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर हम ग्रोथ तो करते हैं पर हम ध्यान में रखते हैं कि हमारी ग्रोथ की वजह से जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। इसीलिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सोशल इक्विटी के अंदर एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो ऑप्शन बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स होता है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा है उसको किसके मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया था, पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन, या फिर बोथ एएनसी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा था इसको किसके मेंबर्स ने यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ डेवलपमेंट है, या फिर यूनाइटेड नेशन है, या फिर बोथ एएनसी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2012-8। तो ये जो हमारा एजेंडा था इसको कहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था, तो ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो काउंसिल, जेनेरियो काउंसिल, पेरिस काउंसिल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से बता दीजिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा था इसको यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने 2012 के अंदर कहां पे एक्सेप्ट किया था, रियो डी जेनेरियो काउंसिल, पेरिस काउंसिल, या फिर नन ऑफ द। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो काउंसिल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द 17 गोल्स एग्रीड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड्स। तो जो हमारे 17 गोल्स थे उसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर गोल्स जो है वो इंक्लूड किए गए थे, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग,
क्वालिटी एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन से हमारे गोल जो है 17 गोल्स के अंदर इंक्लूड किए गए थे? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे 17 गोल्स के अंदर इंक्लूड किए गए थे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप जो है चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो अगर मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा एएफएम और आईएफएस का क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है, जहां पर हम कंसेप्चुअल फॉर्म में एएफएम और आईएफएस के फुल सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में डिस्कस कर रहे हैं। हमारी हर रोज दो क्लासेस होती हैं, एक 6 PM को एएफएम की और हमारे यहाँ पर 7 PM को आईएफएस की। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की और एएफएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इन क्लासेस को रेगुलरली बेसिस पे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने कोई क्लासेस नहीं देखी है तो आपको लिंक, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां पर जरूर इनको गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारे यहाँ पर सेशन जो है वो ओवर होता है। तो आज का जो सेशन है अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।